हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 5 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पढ़ाने वाला हूं जो तुम्हारे क्लास 2026 में आ सकते हैं। अब जो इंडेक्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मेरे हिसाब से वो टोटल 10 इंडेक्सेस हैं। 10 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर 5 इंडेक्सेस है, जिसमें 3 बड़े इंडेक्स हैं, दो थोड़े से छोटे इंडेक्स हैं जो थोड़ा सा कम ग्रेविटी रखते हैं। सेम चीज को मैंने रेप्लिकेट किया है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो फर्स्ट पार्ट पूरा देख लो। इंटेंट यही है जल्दी से कवर कर लिया जाए, 12 घंटे की मैराथन ना करनी पड़े। तो जल्दी जल्दी देख लो, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स जो होने वाला है दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इस तरह के इंडेक्सेस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि इसको पब्लिश कौन करता है। इसको पब्लिश करती हैं 3 बॉडीज मिलके, यानी कि 3 बॉडीज हैं जो एक साथ मिलके इस इंडेक्स को पब्लिश कर रही हैं। तुमको तीनों बॉडीज का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट बॉडी जो है इसका नाम है, तो जो फर्स्ट बॉडी इसको पब्लिश कर रही है दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड। मैं अलग अलग कलर्स से इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग के लिए नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इजियर रहे। कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है ये एक आयरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड कहाँ पे बेस्ड है। सेकेंड है वेल्थ हंगर। वेल्थ हंगर लाइफ। वेल्थ हंगर लाइफ ये एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेकेंड बॉडी हो गई। इसके बाद जो थर्ड बॉडी है उसका नाम जो है थोड़ा सा यूनिक सा है। इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये थर्ड बॉडी है जो इस चीज को पब्लिश करती है। तो ये तीनों बॉडीज मिलके हर साल इस इंडेक्स को पब्लिश कर रहे हैं। अब ये इंडेक्स कब से होना स्टार्ट हुआ है, तो इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया है ईयर 2006 में। अब इसमें इसके पीछे इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन तुम लोग के लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे तुम लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे तुमको इसका शायद शब्दों का मीनिंग समझ आ रहा होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर की बात करने वाले हैं, यानी कि भूख की बात करने वाले हैं। तो अब 2006 में हम लोगों ने पब्लिश करना स्टार्ट तो किया, लेकिन हंगर को किस तरह से डिफाइन किया गया है सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। तो हंगर को डिफाइन किया है इन ऑर्गेनाइजेशंस ने 4 टर्म्स में, यानी कि 4 टर्म्स तुमको याद रखनी है जिनमें हंगर वर्ड को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट इज अंडर नरिशमेंट। जिन भी लोगों में अंडर नरिशमेंट होगा उनको हम लोग कवर करेंगे अंडर हंगर। सेकेंड हो जाता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है किसी भी पर्सन की जब नॉर्मल से खराब तरीके से हाइट में ग्रोथ हो रही है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी एज है 0 to 5 ईयर्स। अब उसकी हाइट नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ रही है तो उसको हम लोग कहेंगे चाइल्ड स्टंटिंग। इसके बाद होता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है जब बच्चे का वेट अब नॉर्मल है बिटवीन द एज ऑफ 0 to 5। एंड इसके बाद लास्ट एंड वेरी कॉमन होता है चाइल्ड मोर्टालिटी। चाइल्ड मोर्टालिटी का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे की डेथ हो जा रही है फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 5। तो अब अगर किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से एक बच्चे की डेथ हो जाती है इस एज के बीच में, तो उस पॉइंट पे हम लोग उसको कहेंगे चाइल्ड मोर्टालिटी। अब इंडिया ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है अपने चाइल्ड मोर्टालिटी को ओवर द इयर्स। खासकर मोदी जी के टेन्योर में इसमें बहुत बिगर अचीवमेंट देखने को मिली है। कुछ अच्छी बातें मोदी जी के लिए भी हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को क्रिटिसिज्म आता है कि मोदी जी के उसे मैं हेट करता हूं। तो अब जब 2006 में इस चीज को किया गया तो इसके पीछे इंटेंशन क्या थी। तो ये लोग ट्रैक करना चाहते थे हंगर को ग्लोबली। आई बिलीव आपको हंगर का मतलब समझ गया होगा। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हंगर को ट्रैक करना चाहते हैं कि किस तरह से क्या स्टेटस है ऑफ हंगर ग्लोबली। तो अब इन्होंने जब ट्रैक करना स्टार्ट किया तो इन्होंने 3 स्केल्स पे ट्रैक करना स्टार्ट किया है। फर्स्ट इन्होंने बोला है कि हम लोग ग्लोबल स्केल पे निकालेंगे कि पूरे दुनिया में हंगर का क्या स्टेटस है। सेकंड रीजनली। रीजनली का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आसियान कंट्रीज हैं तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो साउथ ईस्ट एशिया का हमने एक रीजन मान लिया। अफ्रीका का इस सहारन रीजन जो है उसको हम लोग ने एक रीजन मान लिया। तो इस तरह से ग्लोबली जो अलग अलग रीजन होते हैं वहां पे हम लोग हंगर को ट्रैक करेंगे। एंड थर्डली इसका जो सबसे छोटा सेट है दैट इज नेशनली। तो इन 3 लेयर्स पे हम लोग ट्रैक करेंगे अक्रॉस द ग्लोब हंगर को। अब हंगर को ट्रैक करने के लिए इन्होंने एक स्केल को बनाया। स्केल का मतलब है कि हंगर को जब हम लोग रेट कर रहे हैं तो हमें रेट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। तो इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए जब हम हंगर को चेक करेंगे तो हंगर को हम लोग रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 100। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को इसमें से कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे इस स्केल के ऊपर। तो इससे हमको पता चलेगा कि इंडिया में हंगर की स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 0 जो है ये बेस्ट केस सिनेरियो है क्योंकि हमको 0 हंगर की तरफ बढ़ना है। 100 वर्स्ट केस सिनेरियो है
जिससे हमको दूर भागना है कि 100% अगर हंगर हो गई फिर तो सारे लोग भूखे हैं, तो अब सबको मतलब एनार्की हो जाएगी सोसाइटी में, बहुत ही क्योटिक सोसाइटी हो जाएगी अगर सारे लोग हंगर के स्टेटस पे हैं तो। और हमको बेस्ट केस सिनेरियो की तरफ जाना है, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो शायद आपको पता होगा, यूरोप, यूएस और इस तरह की कंट्रीज में बहुत ही अच्छा स्टेटस है ऑफ हंगर। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। यहाँ पे जो 4 प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं, आई बिलीव यहाँ तक तुम लोग को चमक गया होगा, ये समझ आ रहा होगा, बहुत इजी सा टॉपिक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एनुअल मीटिंग करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो तुम लोग को पता होना चाहिए, एंड दैट इज कि इनकी जो 2016 की मीटिंग थी ये बहुत स्पेशल मीटिंग थी, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर इन्होंने डिसाइड किया बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। इसके हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया कि बाय 2030 हम लोग वर्ल्ड को जीरो हंगर पे पहुंचाना चाहते हैं, कि बाय 2030 हमको इस स्टेज पे पहुंचना है कि दुनिया में जीरो हंगर हो जाए, कि कोई भी भूखा इंसान ना रहे, कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो उन 4 प्रॉब्लम्स में से एक भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने गोल सेट किया है 2016 में। लेकिन अब इस 2016 के गोल का क्या स्टेटस है, इस चीज को भी रिलीज किया गया है अभी की लेटेस्ट 2025 की मीटिंग में, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 2016 में जो हंगर का स्टेटस था दैट वाज 19, यानी कि यहाँ पे जो मैंने स्केल बताया है आपको, तो अगर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं इसको 100%, तो 100% में से 19 पीपल ग्लोबली वर इन द कैटेगरी ऑफ हंगरी, यानी कि वो लोग हंगरी के स्टेटस पे आ रहे थे। लेकिन अब इसकी जो स्टेटस है एज ऑफ 2025 दिस इज 18.3। आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटली, यानी कि ग्लोबली अभी हंगर का क्या स्टेटस है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, तो या अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स दैट इज 18.3। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 2016 में कितना था, 19 था। 2030 में हम लोग कहाँ रीच करना चाहते थे, 2030 में हम लोग ने अपने लिए गोल रखा था कि हमको वर्ल्ड को जीरो हंगर पे पहुंचाना है। लेकिन अब ये जो गोल है इसको हमको रीसेट करना होगा, क्योंकि बाय 2030 इसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से इस गोल को अचीव करना इम्पॉसिबल हो गया, फॉर एग्जांपल कोविड, और उसके बाद जो अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे देशों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप सुलझा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वर्ल्ड में जो हंगर है उसको हम लोग बहुत तेजी से सॉल्व नहीं कर पाए। तो 2025 में अगर आपको पूछा जाता है कि ग्लोबली हंगर का क्या स्टेटस है, तो आपको मार्क करना होगा 18.3। 2016 में इतना था, 2016 में इस गोल को सेट किया गया था 2030 वाले। अब अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है कि जब इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है इस साल का मतलब है 2025 में जब रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, तो इस मीटिंग की इस साल की थीम क्या थी। तो अब क्योंकि इसको 2006 में स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट टाइम कब रिलीज किया है रिपोर्ट को, तो 2006 में किया है। तो अब 2006 से अगर तुम कैलकुलेट करोगे 2025 तक, तो टोटल 20 ईयर्स होते हैं, 2026 तक नहीं होते हैं। अगर तुम्हारी इतनी खराब मैथ्स है तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत होने वाली है क्लास में, तुम टीयर 1 एनएलयू भूल जाओ, क्योंकि विदाउट मैथ्स टीयर 1 एनएलयू नहीं मिल सकता है। मैं लिखित में दे सकता हूं तुमको। तो तुमको मैथ्स अगर लगाओगे तो 2006 से गिनोगे तो 2006 से 2025 तक 20 ईयर्स हो जाते हैं। तो इसी बेसिस पे इन्होंने इस साल की इसकी थीम रखी है, एंड थीम इज 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस। 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस कोलन। तुम लोगों को क्या लगता है, मेरे को एक बढ़िया सा बोर्ड पे लिख के ले आना चाहिए और वहां से रीड कर देना चाहिए तुम लोग के लिए, या फिर तुम लोग को ये मेथड अच्छा लगता है मेरे को बताना जरूर कमेंट में, क्योंकि अभी कुछ और वीडियोस प्लान्ड हैं इस साल के लिए 2026 के लिए, तो उनमें हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। इसी के आगे कोलन करके है, टाइम टू रिकमिट। रिकमिटमेंट किस चीज के लिए बोला जा रहा है, तो 2030 के लिए बोला जाता है कि 2030 वाले गोल को रिकमिट करना चाहिए हमको। टाइम टू रिकमिट टू, मैं यहाँ पे टू मिस कर गया, टू जीरो हंगर। तो अब जो हमको गोल रीसेट करने की जरूरत है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको गोल रीसेट करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो अचीव नहीं हो रही है, और उनके लिए फ्यूचर डेट रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2035 रख लो, इस तरह की कोई डेट रिलीज नहीं की है, लेकिन बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फ्यूचर डेट को सेट किया जाएगा। तो ये तो होगा सबसे बेसिक चीज़ है जो इस मीटिंग से रिलेटेड थी और जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी। आई बिलीव तुम लोग को यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा होगा, काफी अमेजिंग से नोट्स बना देता हूँ, अगर तुम लोग मेरे नोट्स देखोगे तो फैन ही हो जाओगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं 2025 की, कि 2025 की मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई हैं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो हमको पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडिया। देखो ग्रीन कलर से लिखा है लेकिन बात हम लोग इंडिया की कर रहे हैं। तो अब ले आते हैं हम लोग यहाँ पे भगवान। तो सबसे पहले तो इंडिया को कितना रेटिंग किया गया नेशनली, नेशनल कैटेगरी में ग्लोबली। तो आउट ऑफ 123 कंट्रीज, यानी कि कंपटीशन में 123 देश थे, विच मींस तुमसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में कितनी कंट्रीज को कंसिडर किया गया, तो तुमको आंसर मार्क करना होगा 123। इंडिया वाज रैंक्ड 102, 102 इंडिया की रैंक थी। अब तुमको पूछा जा सकता है कि 2024 में इंडिया की क्या रैंक थी, तो 2024 में इंडिया की रैंक थी 105। 105, यानी कि हमने इंप्रूवमेंट किया है
3 रैंक्स का, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इस तरह के इंडेक्स पे इंप्रूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। इंडिया को अगली चीज रेट किया गया है अमंग द कंट्रीज ऑफ सीरियस हंगर, कि इंडिया के अंदर बहुत ही सीरियस सिचुएशन में लोग हंगरी हैं। क्योंकि सीरियस हंगर हम लोग क्यों बोल रहे हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया को स्केल पे, यानी कि जो मैंने मीटर बताया है ऊपर, उस पे जो रेटिंग मिली है वो बहुत ज्यादा खराब है। इंडिया को टोटल मार्क्स मिले हैं 25.8। अब अगर तुम इसको 100% से इमेजिन कर रहे हो तो इंडिया में एक चौथाई लोग हंगरी हैं, विच मीन्स उनको 4 में से एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। आई बिलीव समझ गए होगे, इसलिए इंडिया को कहा गया है सीरियसली हंगर कंट्री। सीरियसली हंगरी कंट्री, हंगर कंट्री क्या होता है। इसके बाद अगली बात, तो सबसे खराब किसको रेट किया गया है इस साल, यानी कि 123rd रैंक किस देश को दी गई है, तो इसको कहा जाता है बरंडी। BURUNDI, बरंडी सबसे लोवेस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट लोवेस्ट है दैट इज DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दोनों इंडिया पाकिस्तान की तरह नेबर्स हैं और दोनों बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। अब इसके बाद रीजनली, यानी कि जो मैंने बताया जहां पे मल्टीपल कंट्रीज को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, रीजनली वर्ल्ड का सबसे हंगरी जोन कौन सा है, तो ये है साउथ ऑफ सहारा, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। सहारा डिजर्ट के बारे में आपको शायद पता होगा। साउथ ऑफ सहारा वाला जो रीजन है, वहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड की सबसे हंग्रिएस्ट कंट्रीज हैं, और क्यूमुलेटिवली उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। इस रीजन में टोटल 6 कंट्रीज आती हैं, तो क्यूमुलेटिवली ये वर्ल्ड का हंग्रिएस्ट, यानी कि सबसे खराब स्टेट वाला रीजन है, एरिया है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक। आई बिलीव तुम लोग को समझ आ गया होगा। इसमें कुछ और छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए मैं तुमको रिकमेंड करूंगा तुम लोग नोट्स देख लो, क्योंकि जितने की फैक्ट्स थे, अगर तुमको ये टॉपिक आता है तो मैं तुमको ये इंश्योर कर सकता हूँ जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर ये पढ़ के जा रहे हो तो मिनिमम तुमको 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन नोट्स पढ़ लोगे तो उसमें जो फिफ्थ एक जो एक्स्ट्रा चीज है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स जिनकी वजह से हंगर का स्टेट हम लोग इंप्रूव नहीं कर पाए हैं ग्लोबली इन द लास्ट 4 और 5 years, तुमको ये सारी चीजें और अच्छे से पता चल जाएंगी, जो एक एक्स्ट्रा एज देंगी तुमको। लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा सफिशिएंट है जो मैंने बताया है। मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। वर्ड्स से ही हमको समझ आ रहा होगा, फिस्कल मींस पैसा, सेकंड इज हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है पैसे की कैसी हालत है, उसका इंडेक्स है। अब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुमको पहली चीज तो इसी को ध्यान रखना है। इंडिया में टोटल 18 स्टेट्स में किस तरह से फाइनेंसेस रन हो रहे हैं, किस तरह से वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किस तरह से वो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसीज है जिससे वो फ्यूचर में और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, अपने स्टेट के लोगों को वेल्दियर बना पाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जो डेट है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, फ्यूचर की क्या प्लानिंग होगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, अगला सवाल ये आ जाता है। तो इस इंडेक्स को रिलीज करता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग बहुत ही एक अमेजिंग सी बॉडी है इंडिया के अंदर, जिसको मोदी जी ने बनाया था 1 जनवरी 2015 को। आपको पहली बात तो इसी को याद रखना है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया था, और नीति आयोग ने एंड किया था प्लानिंग कमीशन का। तो इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी एग्जिस्ट करती थी, अब मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। तो प्लानिंग कमीशन नाम की बॉडी एग्जिस्ट करती थी, जिसको नेहरू जी ने स्टार्ट किया था, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कुछ किया है और मोदी जी उसको चेंज ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो मोदी जी ने इसको लेके चेंज कर दिया जब वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, नवंबर 26 2014 को। उन्होंने ओथ ली थी, मैं देख रहा था लाइव इसलिए मेरे को याद है। अब तुमको समझ आ गया होगा मेरी जी कितनी अच्छी क्यों है, क्योंकि मेरे को सब याद रह लेता है जो तुमको नहीं होता है। तो नीति आयोग का सब, अब अगली बात, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नीति आयोग मल्टीपल तरीके के सर्वेक्षण करता है, इंडेक्सेस रिलीज करता है, और अलग अलग तरीके की पॉलिसीज को बताता है, बनाता है। यानी कि बेसिकली ये एक थिंक टैंक है ऑफ द गवर्नमेंट। थिंक टैंक का मतलब होता है जो एक बॉडी अलग अलग चीजों पे रिसर्च कर रही है, प्लानिंग कर रही है, अलग अलग इंडेक्सेस को निकाल रही है, जिससे हम स्टेट्स के बीच में, सिटीज के बीच में कंपटीशन को खड़ा कर पाए, जिससे स्टेट्स एंड सिटीज अपने आप में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल इन्होंने, जैसे कि इन्होंने निकाला स्वच्छता सर्वेक्षण, जहां पे इंदौर बहुत सालों से जीत रहा था, उसके बाद इंदौर इस साल पीछे हो गया है। तो इससे क्या होता है, सिटीज के बीच में कंपटीशन हो जाता है, हर सिटी जीतने की कोशिश करती है कि वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बन जाए। एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो एयर क्वालिटी के लिए भी इन्होंने एक सर्वेक्षण निकाला है इस साल, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर से।
तो ये थिंक टैंक बेसिकली इस तरह से काम करता है। तो इसने इस साल 18 स्टेट्स का निकाला है, 18 स्टेट्स के बीच में कंपटीशन खड़े करने की कोशिश की है, जिससे जैसे कि मोदी जी और नीतीश कुमार ने इलेक्शन जीत लिया, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देके इस तरह की घटिया स्कीम्स को स्टेट ना निकाले। ये बोलने के लिए तो वेलफेयर स्कीम्स हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं करती हैं टू द स्टेट, क्योंकि स्टेट के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि हर महिला को वो 10 हजार रुपए दे पाए हर महीने। एक बार वोट लेने के लिए अच्छी स्कीम है, लेकिन अब 5 साल क्या करोगे जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे। मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, आई एम अ बीजेपी वोटर। अब एक और सवाल तुमको पूछा जा सकता है नीति आयोग के अराउंड, मैं इसको भी बता देता हूँ कि नीति आयोग में कौन सारे लोग होते हैं। तो नीति आयोग में जो की पर्सन होते हैं सबसे, यानी कि इसके जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन इसके एक्स ऑफिसियो नेचर के होते हैं। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है क्योंकि ये एक दूसरे पोजीशन को होल्ड कर रहे थे और इस पोजीशन को होल्ड करने की वजह से इनको नीति आयोग का हेड बनाया जा रहा है। एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग में सेकंड इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वाइस चेयरमैन, एंड इसके बाद एक थर्ड पोजीशन होती है, मैंने यहाँ पे टू लिख दिया है, सीईओ। तुमको मैं इन दोनों के भी नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि तुमको पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के रिलेशन में या किसी और टॉपिक के रिलेशन में। तो इनका नाम है सुमन बेरी, BERY, और इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम एंड सुमन बेरी दोनों यूनिक नेम्स हैं, आई बिलीव तुम लोग को याद रहेंगे। तो ये तो हो गई कुछ बातें अराउंड नीति आयोग। अब नीति आयोग ने निकाला है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। अब इस साल जब इन्होंने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को निकाला, तो इस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को जब निकाला गया उस वक्त पे इनके वाइस चेयरमैन और नीति आयोग के सीईओ दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन इसको इनॉग्रेट कराया गया एक और बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन से। ये हैं जिन्होंने इस साल इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, इस रिपोर्ट का जाके फीता काटा है कि ये रही हमारी रिपोर्ट, फाइनली इस फंक्शन के अंदर रिलीज कर रहा हूं मैं। तो इस बंदे का नाम है जिसने रिलीज किया है डॉक्टर अरविंद पनागरिया। पनागरिया, ये भी मोदी जी से बहुत क्लोज हैं जैसे मैं हूँ, इसलिए इनके पास ये पोजीशन है। और मैं क्रिटिक की तरह बैठा हुआ हूँ। मेरे को तो ध्रुव राठी से कंपेयर करने लगेंगे कुछ दिन में लोग, मेरे को ऐसा लगता है। तो डॉक्टर अरविंद पनागरिया क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं जिसकी वजह से इनसे इनॉग्रेट कराया गया? तो ये होल्ड करते हैं आर्टिकल 280 की पोजीशन, विच मींस ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के हेड हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें पता चल रही है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में डिफाइंड है, तो आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 के टर्म्स में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंस कमीशन इंस्टीट्यूशन का नाम है जिसके हेड है चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ये 16th फाइनेंस कमीशन के हेड है। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया। अब ये 18 स्टेट्स के बीच में कंपटीशन खड़ा करने की कोशिश की गई है। इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है इंडिया के सबसे प्राइम वेन्यू भारत मंडपम में, जहां अब इस एनुअल रिपोर्ट को बनाया जाएगा बेस्ड ऑन 4 मेजर इंडिकेटर्स। आपको इन इंडिकेटर्स के बारे में बहुत हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर्स में इन डेप्थ जाके आपको सवाल नहीं पूछा जा सकता इन क्लैट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ वाली चीजें हैं। मैं आपके लिए बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि आप किस तरह का खर्चा कर रहे हो, क्या आप महिलाओं को पैसे दे रहे हो कि वो आपके फेवर में वोट करें। दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, यानी कि अब आपका जो स्टेट का रेवेन्यू है उसको आप अलग अलग दिशाओं में किस तरह से मोबिलाइज कर रहे हो, किन किन चीजों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ महिलाओं को पैसे दे रहे हो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ पैसा डाल रहे हो। अब इसको आप परसेंटेज के टर्म्स में देखो, तो दैट इज सेकंड पॉइंट, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कि हमने कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला, कितना पैसा हमने अपने आप की मार्केटिंग करने के लिए डाला। जैसे अरविंद केजरीवाल रोज न्यूज़पेपर में ऐड डाल देते थे, तो इस तरह की हरकतें तो आप नहीं कर रहे हो जिससे स्टेट का रेवेन्यू, टैक्स पेयर का पैसा खराब हो रहा है। थर्ड है डेट सस्टेनेबिलिटी। डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जो आपने उधार ली हुई है, क्या उसको लेके आप जी पाओगे। इसके बाद लास्ट होता है यहाँ पे डेट इंडेक्स एंड इकोनॉमिक आउटपुट। डेट इंडेक्स, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत बता दी तुम लोग को, एंड इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि जो तुम हरकतें कर रहे हो उसका आउटपुट क्या आएगा। ये टोटल 5 इंडिकेटर्स हैं, 4 इंडिकेटर्स नहीं है, 5 इंडिकेटर्स हैं। तो मतलब मैंने अभी अपने नोट्स में देखा, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है इंडिकेटर्स, लेकिन तुम लोग को पता होने चाहिए बेसिक ऊपर ऊपर से। अगर याद ना भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ इंडिकेटर है फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस का मतलब होता है कि आप कितने डिसिप्लिन से पैसे को खर्च कर रहे हो, यानी कि पैसे को खर्चे करने के लिए आप डिसिप्लिन है कि नहीं।
डिसिप्लिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट प्रेपरेशन एज वेल एज फॉर स्पेंडिंग द मनी। जैसे तुम लोग को पॉकेट मनी मिलती होगी और तुम लोग चाह सकते हो कि तुम रोज मोमोज पे उड़ा दो, या फिर तुम ये प्लान कर सकते हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक अच्छी सी पार्टी दूंगा, तो मैं तो सेकंड वाले को चुनूंगा। दोस्त सबसे बड़े नाग होते हैं। अब इसके अंदर तीन तरह के स्टेट्स बताए गए हैं। फर्स्ट बताए गए हैं टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में इंडिया का जो बेस्ट स्टेट परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन दीज 5 इंडिकेटर्स, दैट इज ओडिशा। सेकंड, उसके बाद तुम स्क्रीनशॉट कर सकते हो, सेकंड बताए गए हैं एस्पिरेशनल स्टेट्स। एस्पिरेशनल स्टेट्स टोटल चार हैं: पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला। इसके बाद बताया गया है फ्रंट रनर स्टेट्स: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, एमपी एंड कर्नाटका। इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, अपने नोट्स में लिख लेना, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज 18th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है? तो ये बहुत ही सिंपल सी एक एनुअल रिपोर्ट है जो बेस्ड है ऑन इनोवेशन। अब इनोवेशन पे कोई भी चीज अगर बेस्ड है तो उसमें दो चीजें आएंगी हमेशा। इनोवेशन करने के लिए जो सबसे पहली फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज इनपुट। अब इनपुट में बहुत सारी चीजें लगती हैं। फॉर एग्जांपल इंसान लगते हैं, उनकी नॉलेज लगती है। अच्छा, इनोवेशन जो होगा वो साइंस के फील्ड में होगा। यानी क्या, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जैसा कुछ मॉडल बना रहे हो, या फिर आपने जेमिनाई जैसा फोटो जनरेशन मॉडल बना दिया, या इंस्टाग्राम बना दिया, फेसबुक बना दिया। इस तरह का आप कुछ भी टेक इनोवेशन कर रहे हो, या फिर आप स्पेस में कुछ कर रहे हो, एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, तो इस तरह की किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो तो उसको हम लोग कंटेन करते हैं इन दिस रिपोर्ट। तो फर्स्ट पैरामीटर होता है दैट इज इनपुट। अब फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर किन चीजों को डाल सकते हो, जैसे कि इसमें सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो जाती है पैसा। यानी कि इसको हम लोग अच्छी टर्म्स में ले तो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे कि शार्क टैंक में अलग अलग लोग आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप से पैसे लगाते हैं, तो इस तरह का पैसा आ रहा है कि नहीं। इसके बाद अगली चीज हो गई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। अगर हमको एआई में किसी चीज को बनाना है तो हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर्स होने चाहिए, पावरफुल सिस्टम्स होने चाहिए, हमारे पास एलएलएम होना चाहिए। तो वो सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं हमारे पास। नेक्स्ट है हम आर एंड डी में क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं। अगली चीज हो जाती है कि हम कितने आईपीआर को फाइल कर रहे हैं। आईपीआर फाइलिंग इज अनदर मेट्रिक कि हम किसी न्यू या यूनिक चीज को बना पा रहे हैं, इसलिए तो हम उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है। तो ये हो गए इनपुट। अब जब इन इनपुट्स को आप डालते हो, इस तरह से और भी बहुत सारे इनपुट्स होने चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा था। तो आपने इनपुट को डाला तो इस इनपुट से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई रिसर्च लेबोरेटरी बनाई है इंडिया में, तो वो रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो दो तीन काम कर सकती है। या तो वो कोविड जैसा कोई खतरनाक वायरस बना सकती है, या तो वो कोविड की वैक्सीन बना सकती है, वो कैंसर की वैक्सीन बना सकती है, वो एड्स की वैक्सीन बना सकती है, वो इस तरह की कोई भी चीज बना सकती है। तो हमको लेकिन उसके लिए कुछ इनपुट डालना होगा, हमको कुछ लोगों को तैयार करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने सुना होगा इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, यानी कि कंपनीज उनको हायर करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि वो इतने केपेबल नहीं है। तो हमको उन लोगों को भी केपेबल बनाना है। जैसे यहाँ पे एक और पैरामीटर हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स कितनी अच्छी है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिनको डालने से आपका इनोवेशन इंप्रूव होता है। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो आपका बता रही है कि आपका स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है बेस्ड ऑन दीज थिंग्स। यानी कि इनपुट एंड आउटपुट जो हम इनोवेशन में कर रहे हैं उससे आपकी इकोनॉमी का स्टेट क्या है। यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी का जो भी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन एक स्पेसिफिक ग्राउंड लिया हुआ है यहाँ पे। हम इस पे नहीं देखेंगे कि तुम्हारे देश में हेल्थ की कंडीशन क्या है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। हम ये सब देख रहे हैं कि तुम्हारे देश में इनोवेशन कैसा है, और इनोवेशन से क्या तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ रही है नहीं नहीं बढ़ रही है। जैसे कि मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। चाइना जो है, चाइना हर चीज का डुप्लीकेट बना देता है। तुम आज जैसे एक पेन को बनाओ, चाइना कल 5,000 पेन प्रोड्यूस कर देगा इसी के तरह के। एक और आजकल नया शो आया है यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग सा, जो तुम क्लाइट के बाद देख सकते हो अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो, जिसको कहा जाता है पिच प्लीज। पिच प्लीज अगर देखोगे तो राहुल दुआ का शो है, उसमें फर्स्ट एपिसोड में बस्सी आया था, तो वहां पे वो लोग बात कर रहे थे। तो एक स्टार्टअप आया था, स्टार्टअप ने ईयर प्लग्स बनाए थे। तो उनके जो ईयर प्लग्स थे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। तो वहां पे पैनल में एक मतलब एक जो फंड करने वाले बंदे होते हैं वीसी बैठा था, तो वेंचर कैपिटलिस्ट बैठा था। तो उसने पूछा कि उसने बताया, पूछा नहीं, उसने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद उसने आंसर किया कि जो हेडफोन्स या जो ईयरफोन्स इंडिया में हम लोग 1,000 रुपए के बेचते हैं, चाइना में वो 16 रुपए के बनते हैं। इंडिया तक आते आते उसमें सारे प्रॉफिट्स जोड़ते जोड़ते चाइना वाले उसको 1,000 रुपए में बेचते हैं यहाँ पे लाके। तो यहाँ पे चाइना का तुमको समझ आ रहा होगा कि चाइना में वो लेबर की क्वालिटी है, उनके वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि वो चीजों को बेच पा रहे हैं, उनको वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता है। तो अब इस तरह से इस बेसिस पे हम चेक करेंगे कौन सी कंट्री कितना इनोवेशन कर रही है। एक सिंगल मेट्रिक के ऊपर हमको टेस्ट करना है चीजों को।
तो ये एक एनुअल रिपोर्ट है सबसे पहले तो। दूसरी बात आती है कि अब भाई एनुअल रिपोर्ट तो बात है ठीक है, लेकिन अब इसको पब्लिश कौन करता है? तो इसको पब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं दो बॉडीज। तो सबसे पहली बात कि ये जो दो बॉडीज हैं इनके तुमको नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और एक इंडियन पर्सन को यहाँ पे इनका जो जुडिशियल विंग है उसका हेड बनाया गया है। मैंने एक और यूट्यूब वीडियो में कवर किया, तुम लोग जाकर उसको जरूर देख लेना। मैंने देखा कोई भी उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम, क्योंकि लीगल साइड पे अपॉइंटमेंट हुआ है फर्स्ट इंडियन वुमेन का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरह। तो WIPO एक जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट बॉडी है जो इसको पब्लिश करती है। सेकंड है पोर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट। पोर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट जो है ये एक रिसर्च एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों मिलकर पब्लिश करते हैं इस रिपोर्ट को। अब दूसरी बात एक और यहीं पे तुम लोग को बता देता हूं मैं, कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है वॉशिंगटन में। तो ये वॉशिंगटन बेस्ड है, ये लोग जेनेवा बेस्ड हैं। अच्छा, WIPO जो है ये एसोसिएटेड है विथ यूनाइटेड नेशंस एज वेल। तो ये यूनाइटेड नेशंस से भी एसोसिएटेड है। तुमको WIPO से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चंस आ सकते हैं कि WIPO को किस ईयर में फाउंड किया गया था। तो इसको 1967 में फाउंड किया गया था, इस बात को भी याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोग को पूछा जाता है। इसी के साथ एक और टाइमलाइन याद रखना, 1975 में इंडिया इसका मेंबर बन गया था WIPO का। और इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑफ 2025 जो हैं दैट इज 193। तो 193 इंक्लूडिंग इंडिया मेंबर्स हैं। अगली सवाल आता है कि इसको पब्लिश तो किया 2025 की, हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन फर्स्ट टाइम कब किया गया और किसने किया? तो फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया है ईयर 2007 में। अब इसको जब 2007 में फाउंड किया गया तो 2007 में इसको तीन इंस्टीट्यूट्स ने मिलके लॉन्च किया था। इसमें से फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम है INSEAD। इंस्टीट्यूट जो है ये कॉर्नेल में बेस्ड है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। और सेकंड जो है वो था WIPO। तो इन दोनों ने मिलकर 2007 में इसको स्टार्ट किया था। अब इसके बाद फाइनली इसको फर्स्ट टाइम पे भी पब्लिश WIPO ने ही किया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था। इन दोनों ने मिलके इस चीज को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। तो फर्स्ट रिपोर्ट बनाने के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे। 2025 की रिपोर्ट बनाने के लिए ये पोर्ट्यूलैंड्स, सेकेंड एक बॉडी आ गई है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो हो गया 18th इंडेक्स किस तरह से आया हमारे सामने, यहां तक पता होना तुमको इंपॉर्टेंट था। अब अगली बात आ जाती है कि इसको जब हम लोग बनाते हैं इस रिपोर्ट को, तो यानी कि 2025 की जो रिपोर्ट है इसको कितने इंडिकेटर्स पे बनाया गया है? यहाँ पे पैरामीटर्स को इंडिकेटर्स कहा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आर 80। तो 80 इंडिकेटर्स पे बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको कहा जाता है सब इंडाइसेस। सब इंडाइसेस भी तुमको पूछे जा सकते हैं। तो टोटल 2 सब इंडाइसेस हैं। ये दोनों सब इंडाइसेस मैं तुमको क्विकली बता दे रहा हूं क्योंकि ये सवाल आता है इन पे। फर्स्ट सब इंडाइस जो है दैट इज इनोवेशन इनपुट। तो हम लोग इनोवेशन के लिए क्या इनपुट डाल रहे हैं, एंड सेकेंड इज इनोवेशन आउटपुट। तो उससे आउटपुट क्या आ रहा है, इसको फर्दर स्क्रीनशॉट कर लो, तुम्हारा काम बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा कि इनपुट में हमें किन चीजों को कंसिडर करना है और आउटपुट में हम किन चीजों को कंसिडर करते हैं। तो हम क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल आलू डालो सोना निकालो, इसी तरह से है। तो हमको यहाँ पे इनोवेशन में क्या इनपुट देना है, इनपुट कौन देगा, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है इनोवेशन इनपुट डालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए हर देश की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अपने टेरिटरी के लिए। अब हम लोग आ रहे हैं 18th इंडेक्स में किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया गया और इंडिया की क्या रैंकिंग थी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल की रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पे। ग्लोबल रैंकिंग में लास्ट 15 ईयर्स से, 15 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से एक ही देश टॉप पे है, दैट इज स्विट्जरलैंड। तो जहां की ऑर्गेनाइजेशन है WPI, जहां से WIPO जहां से पब्लिश कर रहा है, वही देश लास्ट 15 ईयर्स से कंटिन्यूसली बैक टू बैक फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पे जो है वो है स्वीडन, एंड थर्ड पे है USA। ये दोनों लास्ट 3 ईयर्स से कॉन्जिक्यूटिवली इसी पोजीशन पे हैं। तो ये तो हो गए 1, 2 एंड 3। तो आपको इसके बियॉन्ड 4, 5, 6, 7, 8 नहीं पता होने चाहिए। अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं कि इस बार 38th नंबर पे कौन है। तो 38th नंबर पे है यहाँ पे इंडिया। इंडिया की रैंकिंग लास्ट ईयर क्या थी? तो इंडिया की रैंकिंग लास्ट ईयर 2024 में थी 39th, इस साल है 38th। 38th रैंकिंग 2025 की है।
फर्दर लास्ट में कौन आया है? तो लास्ट है 139, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जिनको कंसिडर किया जा रहा है फॉर दिस रैंकिंग इज 139, और इस नंबर पे है नाइजर। नाइजर अगेन अफ्रीकन कंट्री, आई बिलीव तुम लोग समझ गए होगे नाइजर जैसी कंट्री लास्ट आ सकती है। अब क्या होता है इसमें ना, स्कोर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ क्विकली किस कंट्री को कितना स्कोर मिला है। तुमको फर्स्ट का पता होना चाहिए, तो इनको 66 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। फर्स्ट का पूछा जा सकता है, स्वीडन यूएस का पूछा जाना ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, तो मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिए किसी काम की चीज नहीं है। इंडिया को जो टोटल मार्क्स मिले हैं इस साल 2025 में, दैट इज 38.1। इसके बाद नाइजर को जो मार्क्स मिले हैं दैट इज 11.9 आउट ऑफ 100, ये भी है आउट ऑफ 100। तो ये टोटल मार्क्स मिले हैं, बेस्ट है 66, इंडिया है 38.1, नाइजर है 11.9। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस इंडेक्स के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, वो मैं क्विकली बता दे रहा हूँ, एंड फर्दर इसके बाद तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो इस इसके रिपोर्ट के अंदर एक कैटेगरी है, उनको कहा जाता है लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज, जिन कंट्रीज की या तो कम इनकम है या तो अच्छी खासी, या तो ठीक ठाक इनकम है, अच्छी खासी इनकम नहीं है। तो इसमें फर्स्ट जो कंट्री आई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है इंडिया। अब जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं आउट ऑफ 139 कंट्रीज, वो है टोटल 37 कंट्रीज। तो इन 37 में इंडिया सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, पहली चीज तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, लास्ट ईयर की जो रैंकिंग थी उस कंपैरिजन में 6 न्यू कंट्रीज को ऐड किया गया है, यानी कि ये जो टोटल फिगर 139 का बना है, अब अगर तुमको पूछा जाता है 2024 में कितनी कंट्रीज को कंसिडर किया गया था, तो तुमको ध्यान रखना है 133, क्योंकि 6 न्यू कंट्रीज को ऐड किया गया है इस साल। इंडिया के साथ एक और चीज तुम्हें पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंडिया ने इस रैंकिंग में सिग्निफिकेंटली अपनी पोजीशन को इंप्रूव किया है, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग थी 2015 में, 2015 में इंडिया की रैंकिंग होती थी 82। तो 82 से अभी हम लोग 38 तक की जर्नी को कवर कर चुके हैं इन द लास्ट 11 ईयर्स। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है, और ये चीज आपको पूछी भी जा सकती है, इसलिए सिर्फ मैं 2015 का फिगर बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको पीछे के फिगर्स को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बताया गया है इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट क्लस्टर कौन सा है, यानी कि इनोवेशन में इंडिया के अंदर बेस्ट एरिया कौन सा है, बेस्ट जोन कौन सा है। तो आई बिलीव बहुत ज्यादा इजी है इसको तो फिगर आउट करना, जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज जहां पे सिचुएटेड है वही जगह सबसे बेस्ट है, बैंगलोर। और ग्लोबली आउट ऑफ 100 क्लस्टर्स बैंगलोर की रैंकिंग है 21st। तो जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड के क्लस्टर्स देखते हैं, क्लस्टर्स का मतलब होता है किसी भी देश में एक पर्टिकुलर रीजन, फॉर एग्जांपल हमने बैंगलोर रीजन को कंसिडर कर लिया, न्यूयॉर्क रीजन को कंसिडर कर लिया, हमने हांगकांग को एज अ रीजन कंसिडर कर लिया। तो इन छोटे छोटे रीजन को, छोटे छोटे एरियाज को जब आप देखते हो तो उनको आप रेफर करते हो एज क्लस्टर। तो ये जो क्लस्टर है, क्लस्टर में इंडिया का बेस्ट क्लस्टर कौन सा है, तो इंडिया का बेस्ट क्लस्टर आएगा बैंगलोर। ग्लोबली बेस्ट क्लस्टर कौन सा है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बैंगलोर की रेटिंग जो है दैट इज 21st। बाकी इन्फॉर्मेशन आप एक बार नोट्स में देख लो तो आपको बेस्ट क्लस्टर और सारी चीजें पता चल जाएंगी, और क्विकली आपका काम कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में सारी चीजें लिखी हैं तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी बनाने के इंटेंट से। अगला टॉपिक है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025। फोर्ब्स आई बिलीव तुम लोगों को पता होगा, वर्ल्ड की एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, जस्ट लाइक टाइम मैगजीन। इसने इंडिया के रिचेस्ट पीपल की एक लिस्ट पब्लिश की है। अब इंडिया में रिच पीपल होने को किस तरह से डिफाइन किया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच मींस रैंकिंग को किस तरह से देखा जा रहा है ये हमारे लिए समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की फॉर्च्यून नहीं देखी जा रही है कि एक इंडिविजुअल कितने पैसे कमाता है या उसके पास कितने टोटल पैसे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है फैमिली फॉर्च्यून। तो ये हो गया फैमिली फॉर्चून। फैमिली फॉर्चून का मतलब होता है तुम्हारे खानदान के पास कितना पैसा है, हमको उससे मतलब है। तो अब इंडिया में जो रिचेस्ट फैमिली है, आई बिलीव तुम लोग को उसके बारे में पता ही होगा, वो है मुकेश अंबानी। तो इंडिया में रिचेस्ट फैमिली जो निकल के आई है दैट इज अंबानी फैमिली, एंड मुकेश अंबानी इज द लीडर ऑफ फैमिली। तो मुकेश अंबानी को रेट किया गया है एज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। सेकंड रेट किया गया है मोदी जी के फेवरेट अडानी को, एंड थर्ड रेट किया गया है यहाँ पे सावित्री जिंदल। अब तुमको तीनों के नाम पता होने चाहिए। सावित्री जिंदल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक वुमेन है, सावित्री नाम से शायद तुमको समझ आ रहा होगा। तो सावित्री जिंदल निकल के आ रही है इंडिया की रिचेस्ट वुमेन। रिचेस्ट पर्सन कौन निकल के आ रहा है, तो दैट इज मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एंड फैमिली, यहाँ पे हर जगह पे तुमको एंड फैमिली ध्यान रखना है, क्योंकि फैमिली फॉर्चून के बेसिस पे भी इस चीज को देखा जा रहा है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी फीचर है कि भारत के जो लोग हैं, या भारत के जो 100 रिचेस्ट पीपल हैं, 100 लोग जिन फैमिलीज के पास सबसे ज्यादा पैसा है, उन सारे के सारे
फैमिलीज की वेल्थ डिक्लाइन हुई है। वेल्थ डिक्लाइन किस तरह से देखा जा रहा है, 2024 में जितना पैसा उनके पास था उससे कम पैसा हो चुका है उनके पास एज ऑफ 2025। कितना कम हुआ है, तो 9% वेल्थ डिक्लाइन हुआ है। इंडिविजुअली सिर्फ मुकेश अंबानी का 12% वेल्थ डिक्लाइन हुआ है। अब वेल्थ डिक्लाइन होने के रीजंस क्या है, मैं क्विकली दो रीजंस तुमको बता दे रहा हूं जो तुम्हें पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा लो फेज में चल रहा है, जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन जो है वो स्लोअर हो जाती है। सेकंड, वीकर रुपी, यानी कि ग्लोबली जो रुपीज की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हुई है। यानी कि तुमने अगर कंपैरिजन देखा है तो यूएस डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो गया है फिर से। तो यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर हुआ है, रुपी की वैल्यू कम हुई है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट पे भी इंपैक्ट हुआ है। इस तरह से इंडिया के जो 100 रिचेस्ट पीपल हैं उनकी वेल्थ भी इंपैक्ट हुई है बाय 9% क्यूमुलेटिवली एंड 12% अलोन ऑफ मुकेश अंबानी। अब इसमें अगेन फिगर याद रखना है तुमको कि इंडिया के जो रिचेस्ट पीपल है 100, उसमें से 2/3 पीपल इस साल 2025 को एज लॉस देख रहे हैं। लॉस देखने का मतलब है 2/3 पीपल का वेल्थ जो है वो डिक्लाइन हुई है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100 में से 66 पीपल की वेल्थ डिक्लाइन हो गई है, बाकी 33 पीपल की वेल्थ बढ़ी है लास्ट ईयर से। तो अब यहाँ पे अगला सवाल आता है कि सबसे बड़ा गेनर कौन है। गेनर का मतलब है सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए इस साल। तो अब मुकेश अंबानी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन होगा, उसी ने कमाए हैं सबसे ज्यादा पैसे। इस बंदे का नाम है सुनील मित्तल। सुनील मित्तल, अब सुनील मित्तल करता क्या है, तो सुनील मित्तल इज द लीडर ऑफ भारती एयरटेल। तो जब जियो नहीं चलता है, जियो का क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त सिग्नल नहीं आता है, उसका रिचार्ज बहुत खराब होता है। मेरा तो सारी जगह से एयरटेल चलता है, तो इसलिए मेरे को कोई दर्द दुख दर्द की बात नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ सुनील मित्तल के लिए कि वो उसने बहुत सारे पैसे कमाए इस साल मुझसे बहुत ज्यादा चार्ज करके। तो सुनील मित्तल जो है इस साल का सबसे बिगेस्ट गेनर है, जिसकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ी है। सुनील मित्तल की जो लास्ट ईयर पोजीशन थी वो थी 7th, और इस साल इनकी पोजीशन बन चुकी है 4th। तो अब तुम्हें फोर्थ पोजीशन भी पता होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3, क्योंकि थर्ड पर वुमेन है। फोर्थ फोर्थ इज सुनील मित्तल। लास्ट ईयर कितनी थी, लास्ट ईयर 7th थी। दोनों फैक्ट्स एक साथ तुमको ध्यान रखने हैं। लास्ट एक बात बता दे रहा हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, कि फोर्ब्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बाय चांस वाली क्वेश्चन है, तो फोर्ब्स का हेडक्वार्टर है यूएस, न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंडियंस रहते हैं जो यूएस जाते हैं। और इसको फाउंड किया गया था ईयर 1917 में, तो 1917 में फाउंड हुआ था, और इसने इस साल निकाला है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 38th GFCI ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स। वर्ड्स क्या है, ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब दुनिया भर, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब है पैसा, सेंटर्स यानी कि पैसे के जो सेंटर्स हैं उनका इंडेक्स है ग्लोबली। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर क्या है, तो दैट इज मुंबई। इंडिया का बोलना चाहिए आईटी सेंटर क्या है, तो दैट इज बैंगलोर। तो इस तरह से जो भी इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, और इंडिया के नहीं ग्लोबल बात की जा रही है, तो ग्लोबल के जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनकी एक रेटिंग है। फॉर एग्जांपल तुमको पता होगा न्यूयॉर्क में बहुत सारा बिजनेस होता है, हांगकांग में बहुत सारा बिजनेस होता है, दुबई में होता है, अबू धाबी में होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब उनकी एक क्यूमुलेटिव रैंकिंग है। अभी जो रैंकिंग है ये मेजरली कर क्या रही है, सबसे पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या करने वाली है और किस चीज को ये शोकेस करती है। तो इसमें दो चीजों को तुमको ध्यान रखना है। फर्स्ट, ये एक कंपटीशन है ऑफ 135 फाइनेंशियल सेंटर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज या नंबर ऑफ रीजन्स, फाइनेंशियल रीजन्स जिनको कंसिडर किया जा रहा है, दैट इज 135। तो तुम्हारा एक क्वेश्चन आंसर हो जा रहा है यहाँ पे। अब इस ये जो रैंकिंग है या ये जो इंडेक्स है, इसको किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, तो इसको बनाने के जो बेसिस है वो है आउटसोर्स्ड डेटा। आउटसोर्स्ड डेटा यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रही है वो कहीं और से डेटा को आउटसोर्स कर रही है और यूज कर रही है। फर्स्ट, वो यूज करती है डब्ल्यूबी के डेटा को, वर्ल्ड बैंक के डेटा को। सेकंड, यूज करती है आईएमएफ के डेटा को। थर्ड, यूज करती है ओईसीडी के डेटा को। तो ये तीन डेटा को यूज किया जाता है इस रेटिंग को बनाने के लिए। अगली बात आ जाती है कि रेटिंग को रिलीज कौन कर रहा है या पब्लिश कौन कर रहा है, तो इसको दो एजेंसीज मिलकर पब्लिश करती हैं। फर्स्ट एजेंसी का नाम है चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शेंजेन। शेंजेन सिटी का नाम है, जो चाइना का बैंगलोर है। मतलब बैंगलोर जैसे बीजिंग और दिल्ली में सिमिलैरिटी है ना कि दोनों कैपिटल्स हैं, इसी तरह से जो उनका आईटी हब है दैट इज शेंजेन। तो शेंजेन फर्स्ट चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वहां पे सिचुएटेड है। सेकंड है इसमें Z/येन पार्टनर्स, PARTNERS। ये बेस्ड है आउट ऑफ लंदन। तो ये दोनों मिलके पब्लिश कर रहे हैं
इस रेटिंग को इस साल, और इस साल की जो रेटिंग है वो उसको पब्लिश किया गया है 38th टाइम। ठीक है, क्या चीजें बता रहा है? 135 मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स की रेटिंग को बता रहा है। कहाँ से रेटिंग ले रहे हैं? इन तीन ऑर्गेनाइजेशन से डेटा को आउटसोर्स कर रहे हैं। और इसके बियॉन्ड जब भी हम डेटा को ले रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो 140 पैरामीटर्स पे रेट कर रही है। तो अब क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, इसलिए मैं तुमको बता भी नहीं रहा हूं और तुमको पूछे भी नहीं जा सकते हैं। तो पैरामीटर्स को यहाँ पे ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं तुमको अलग अलग टॉपिक से बता दे रहा था ना कौन कौन से की पैरामीटर्स हैं, तो 140 पैरामीटर्स की वजह से तुमको नहीं पूछा जा सकता है। अब आती है रेटिंग की बात कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट रेटिंग किस शहर को मिली है। तो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल सेंटर जो है, दैट इज न्यूयॉर्क। तुमको शायद पता होगा न्यूयॉर्क सिटी का नया मेयर आ चुका है जिसका नाम है जोरान ममदानी, जिसका जो इंडियन ओरिजिन का भी है। सेकंड, यहाँ पे जो सेकंड बेस्ट सिटी है फाइनेंशियली, दैट इज लंदन, एंड जो थर्ड बेस्ट है दैट इज हांगकांग। तो ये वर्ल्ड के तीन मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं जिनको रेट किया गया है एज 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ 135 सिटीज एक सिंगल इंडियन सिटी है, उसके अलावा कोई भी इंडिया का शहर नहीं है जो इसके अंदर आ पाया इन द 135 सिटीज। एंड दिस इज गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। हाँ, फिनटेक ही बोल, मैंने गलत नहीं बोला है, मैं लिख दे रहा हूँ। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी। तो मैंने इसको शॉर्ट में बोल दिया था फिनटेक सिटी। ठीक है, तो ये हो गया गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी इंडिया की इकलौती सिटी है जिसको यहाँ पे रेट किया गया है। गुजरात की जो रेटिंग है इस साल, वो है यहाँ पे 43rd। 43rd के साथ एक और डेटा याद रखना होगा तुम्हें, लास्ट ईयर कितनी थी? तो लास्ट ईयर थी 46। तो 46 2024 की है। 2024 से 2025 तक आते आते हम लोग ने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है। हम लोग ने 3 रैंकिंग में जंप किया है, यानी कि -3 किया है, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन अ ईयर। एक और बात यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे एशिया को बहुत अच्छी रेटिंग मिली है इस पर्टिकुलर रेटिंग में, इंडेक्स में। एशिया की 6 सिटीज आई हैं इन द टॉप 15 सिटीज, यानी कि वर्ल्ड के जो टॉप 15 फाइनेंशियल हब्स हैं उनमें 6 इंडियन सिटीज हैं, जिनमें जो एशिया का बेस्ट फाइनेंशियल हब है दैट इज हांगकांग। ये जो रेटिंग है ये एक और चीज को भी रिलीज करती है। यहाँ पे ये रेटिंग रिलीज करती है फिनटेक सिटीज की, किन सिटीज में बेस्ट फिनटेक है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का मिक्सचर। इन इस मिक्सचर से जो भी कंपनीज चलती हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम, गूगल पे, या फिर शेयर मार्केट की जो कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल तुमने ग्रो का ऐड देखा होगा, जीरोधा देखा होगा। तो इस तरह की जो कंपनीज है, इस तरह की कंपनीज किन सिटीज में बिल्ड हो रही हैं अक्रॉस द ग्लोब, उन सिटीज को भी रेट किया जाता है। तो अब फिनटेक सिटीज में जो वर्ल्ड की बेस्ट सिटी रेट की गई है दैट इज हांगकांग। तो हांगकांग बेस्ट है इन फिनटेक वर्ल्ड में। सेकंड बेस्ट इज शेंजेन, शेंजेन, एंड थर्ड बेस्ट इज न्यूयॉर्क। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि न्यूयॉर्क जो है वर्ल्ड का सबसे प्रोमिनेंट फाइनेंशियल सेंटर है, बेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है, एंड फिनटेक में वो थर्ड नंबर पे है। तो तुम्हें दोनों चीजों को याद रखना होगा। यहाँ पे भी इंडिया की इकलौती सिटी है, एंड इंडिया की यहाँ पे रैंकिंग है 35th ऑफ गिफ्ट सिटी। और लास्ट ईयर गिफ्ट सिटी की रैंकिंग थी यहाँ पे 40th। तो 40th से हम लोगों ने बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है फ्रॉम 2024।